मैंने पहले ही कहा था कि चाइना स्टिमुलस पैकेज के भरोसे चल रहा है और ये चलती बहुत ज़्यादा दिनों तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मेरा मानना है कि भाई सहारे पर टिकी हुई दीवार और स्टिमुलस पैकेज के सहारे चलती हुई बाज़ार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। और वही चीज़ें होती हुई दिख रही है। चाइना की जो मार्केट है वो फिर से डाउन होने लगी है। वहाँ पर दो बातें थी जो कि चाइना की मार्केट चलनी शुरू हो गई थी और वहाँ पर अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही थी। ऑलरेडी चाइना के जो मार्केट थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती आ चुकी थी। ये पहला रीज़न था। और सस्ते मार्केट को मैं बराबर बोलता हूँ कि एक सहारे की ज़रूरत होती है कि वो ऊपर उठ जाएगा, एक सहारा मिलेगा ऊपर उठ जाएगा। इसी तरीके से वैल्यूएबल मार्केट को एक सहारे की ज़रूरत, एक बहाने की ज़रूरत होती है उसे नीचे आने के लिए। तो वही चीज़ें इंडिया के मार्केट में हो रही थी और वही चीज़ें चाइना के मार्केट में हो रही थी। अभी हाल फिलहाल का नतीजा अगर FIIs और DIIs का अगर डेटा आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई चाइना से FIIs की सेलिंग होनी शुरू हो चुकी है और FIIs की बाइंग इंडिया के अंदर हो चुकी है। समझ रहे हैं, इंडिया के अंदर FIIs की बाइंग हो चुकी है, होनी शुरू हो चुकी है। अब देखिए आगे क्या माहौल बनता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि आजकल इंडिया के अंदर उल्टा गहंगा बहने लगा। समझ रहे हैं, मतलब मेरे कहने का ये है कि जब FIIs इंडिया के अंदर सेल कर रहे थे तो DIIs खरीद रहे थे और बराबर ख़रीदारी करते थे। थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे रहता था, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहुंचा देते थे, एकदम बिल्कुल लेवल पर पहुंचाकर छोड़ते थे। लेकिन अब FIIs खरीदारी कर रहे हैं तो DIIs अब बुकिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो पहले मैंने कहा था कि भाई चाइना की मार्केट जो है वो स्टिमुलस पैकेज के सहारे चल रही है और ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कहते कि भाई ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर अब क्रैश आएगा, इंडिया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा था आप लोगों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं। हाँ देखिए, इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन था तो सेलिंग तो ऑलरेडी ये बात तय थी कि भाई होनी ही है। समझ रहे हैं, ये सारी बातें पीछे मैं बोल चुका हूँ। आप अगर चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप बी फिनेंसर के पुराने व्यूवर हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स पता होगी। समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा ज्ञानी और यंत्रयामी आदमी हूँ कि मुझे सब कुछ पहले से पता रहता है, ऐसा नहीं है सर। ये चीज़ें पढ़ने से पता आती हैं और ये देखने से, ये एनालाइज करने से पता होती है कि भाई पास्ट में मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। इन चीज़ों को जब देखेंगे ना तो आप खुद ब खुद ये डिसीजन लेने लगेंगे कि आखिर मार्केट का अब आगे हाल क्या हो सकता है। देखिए पूरी तरह तो इस बात का डिसीजन आप नहीं कर सकते हैं और 100 to 10% आप श्योर ये नहीं कर सकते कि ऐसा होगा ही, लेकिन एक अंदाज़ा आपको ज़रूर मिल जाएगा कि ऐसा हो सकता है। तो फाइनली यहाँ तक वो पुरानी बातें हो गई और ये बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये वीडियो का एक पार्ट था समझिए तो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हम इसी के दायरे में अब बात करने वाले हैं जो कि मेन पार्ट होने वाला है हमारी वीडियो का। देखिए अब बात आती है कि भाई इंडिया के अंदर अब ख़रीदारी होने लगी है, FIIs अब वहाँ से सेलिंग करने लगे चाइना से और US के अंदर ख़रीदारी करें, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी ख़रीदारी करने लगे हैं। कुछ हद तक ख़रीदारी उनकी शुरू हो गई है और उम्मीद है कि ख़रीदारी होती रहेगी। समझ रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए अब वार वगैरह का जो भी मामला था, समझ रहे हैं ना, मिडल ईस्ट वगैरह के जो भी वार वगैरह के मामला था वो भी ठंडे पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो कुछ रीजन्स थे, अपने हमारे देश के जो अपने रीजन्स थे, वो रीजन्स वगैरह भी ख़त्म हो रहे हैं। जो मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करता था, मार्केट के लिए नेगेटिव साबित होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो अब उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से चलेगी। तो अब आपको करना क्या चाहिए और अब आपको क्या ध्यान देना चाहिए, ये बात बहुत ही मेन है। देखिए फिलहाल आपको अपनी पोर्टफोलियो को एक मर्तबा रिव्यू करना चाहिए। अगर हाल फिलहाल में आपने रिव्यू किया है, ठीक ठाक किया है, रीबाइलेंस किया है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, अगर 2 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, तो एक मर्तबा आपको अपनी पोर्टफोलियो को रीबाइलेंस करना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन रखना चाहिए। अपनी पोर्टफोलियो को साफ सुथरा रखने का मतलब ये है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में जो भी फंड्स हैं उनमें आपको गौर करना है। जैसे टूरिज्म फंड हो गया, रिसाइकल फंड हो गया, उसके बाद जितने भी सेक्टोरल एंड थेमेटिक फंड होते हैं वो बेकार के फंड होते हैं, उसे आपको ख़त्म कर देना है। समझ रहे हैं।
एक या दो रखना है जो आपकी पोर्टफोलियो में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे भाई। एक दो आप सोच समझ कर रखिए, समझ रहे हैं ना। बाकी हर थीमेटिक फंड को, ज़्यादातर थीमेटिक फंड को, सेक्टर फंड को अपनी पोर्टफोलियो में जगह देने की कोशिश नहीं करना है। ये सबसे पहला काम करना है। और आम तौर पे जो फंड सिलेक्शन होते हैं वही चीज़ें आपको करके रखनी है। इस लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ये 3 कैटेगरी। उसके बाद मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, इन 2 कैटेगरी के फंड आपकी पोर्टफोलियो में खास तौर से होने चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप रहना चाहिए। उसके बाद मल्टी कैप की जो मैं बात कर रहा हूँ, आखिर क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये 2 कैटेगरी के फंड आपकी पोर्टफोलियो में ज़रूर ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, रीज़न अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद सेक्टरल एंड थीमेटिक की बात करूँ तो आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। कुछ अब आगे अगर नहीं है आपकी पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर आपका ऐसा इरादा है कि अभी तक तो सेक्टरल एंड थीमेटिक है ही नहीं मेरे पोर्टफोलियो में, बस मुझे ऐड करना है, अब ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप किन किन सेक्टरों पे फोकस कर सकते हैं। तो आप फोकस कर सकते हैं बैंकिंग, आईटी, मेटल, उसके बाद पीएसयू, डिफेंस। अब देखिए पीएसयू और डिफेंस जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों को एतराज़ होगा कि भाई पीएसयू और डिफेंस तो अभी अच्छे नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी अच्छे नहीं कर रहे हैं। मैं पहले भी पास्ट में भी बोल चुका हूँ कि भाई पीएसयू और डिफेंस अगर क्वालिटी स्टॉक भी है आपकी पोर्टफोलियो में, चाहे वो जितना % भी गिर चुका है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी वाइज आपने उसका सिलेक्शन किया है और आपने देखा है कि भाई वो वाकई उस स्टॉक के अंदर क्वालिटी है, तो चाहे वो जितना भी गिर चुका वो रिकवर भी करेगा और प्लस में भी जाएगा। तो अगर आपका ये डाउट है कि भाई पीएसयू और डिफेंस को लेकर अभी हम ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि पीएसयू और डिफेंस और जो भी सरकारी स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि अब फिर से उसमें अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2-4 दिन अगर मार्केट टूटने लगे तो लोग फिर से यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए अक्सर ऐसा मार्केट में देखा जाता है कि मार्केट में जब पॉजिटिविटी रहती है तो उसके पीछे के रीज़न हम बहुत कम जानने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन टू अगर मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव होती है तो उसके रीज़न हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर बातें नेगेटिव भी हम ज़्यादा करते हैं। जबकि अगर पॉजिटिव हो तो ज़्यादा पॉजिटिव बातें हम नहीं करते। तो देखिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है मार्केट के अंदर। मार्केट है, उतार चढ़ाव यहाँ चलता रहता है, ये मार्केट का नेचर है। अब देखिए लास्ट में आखिरी बात मैं कहकर चाहता हूँ कि वीडियो को मैं समाप्त कर दूँ। देखिए मैंने आपको कहा ना कि आपको अपनी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हुए भी मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप क्यों रखना है, ये आपको जानना चाहिए। देखिए आपको मालूम है, सबसे पहले इन दोनों फंड की स्ट्रैटेजी आपको पता ही होगी कि भाई फ्लेक्सी कैप जो होती है वो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है कि भाई इसके फंड मैनेजर को पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप में और स्मॉल कैप में जहाँ पर भी चाहे अपनी आज़ादी के हिसाब से, अपनी मतलब अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पर वो चाहे अपने ज़्यादातर पैसे को पार्क कर सकते हैं, रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं मल्टी कैप की बात करूँ तो मल्टी कैप में ऐसा होता है कि कम से कम 25 करके 25 मिड कैप, स्मॉल कैप और 25 लार्ज कैप में डालेंगे और 25 ये उनके मूड माइंड के ऊपर होते हैं कि वह कहाँ पर निवेश करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये दोनों फंड ऐसे फंड हैं जो मार्केट की गिरावटों के टाइम में आपको बहुत प्रॉफिटेबल साबित होते हैं और आपकी पोर्टफोलियो को बिल्कुल रीबैलेंस करके रखता है। इस तरह के जो फंड होते हैं। अब देखिए मैं गिरावट की यहाँ पर फिर से बात इसलिए कर रहा हूँ कि लार्ज कैप की तो वैल्यूएशन ख़त्म है, ठीक है, थोड़ा बहुत 1-8% अगर गिर जाती है तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप अभी भी मानकर चल सकते हैं कि ठीक ठाक है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट पॉसिबल है। जैसा कि रेगुलर मैं हर वीडियो में, 2-3 वीडियो से मैं हर वीडियो में इस बात को बोलता हुआ आ रहा हूं। और ये गिरावट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तरसों चरसों कभी भी मतलब होनी ज़रूर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले ही से आपको सोच समझ कर चलना है। अब रैली आई, थोड़ी सी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आई और इस हरियाली को देखकर बिल्कुल अंधा नहीं हो जाना है। और आप इस बात को बिल्कुल मत भूल जाइएगा कि अब मार्केट ऐसे ही चलेगी। इसी चीज़ को लोग भूल जाते हैं, इसीलिए बाद में नेगेटिव कमेंट करते हैं और नेगेटिविटी उनके माइंड में आती है और इसीलिए उनको रिडीम भी करना पड़ता है अपने फंड को। अगर आप इस बात को अब भी याद रखेंगे, इस टाइम पे याद रखेंगे जब आपके रिटर्न्स बन रहे हैं, और इस टाइम पे आप इस बात को याद रखेंगे कि आगे ऐसा हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, अभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है
इस बात को अगर याद रखेंगे और याद रखते हुए स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो दिन कभी नहीं देखना पड़ेगा जिस दिन आपको अपनी पोर्टफोलियो से फंड रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी या अपनी पोर्टफोलियो को रिडीम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस बात को आप समझिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 100 to 10% उसका रिप्लाई मैं ज़रूर ही करने वाला हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।